जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स प्रकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने 16 अक्टूबर का एग्ज़ाम दिया आर्मी का। तो जिसने जिसने भी यहाँ पर क्लास की या मेरी क्लास जिसने देखी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी, तो आप लोगों ने देखा कि जो पैटर्न बताए गए थे उन्हीं में से प्रश्न आए हैं। और जिसने 5 की सीरीज देखी थी 5-5 क्वेश्चनों की, उनमें से ही प्रश्न आए हैं। और जिस बच्चे ने ऑफलाइन भी क्लास देखी और उसने पढ़ा तो उसको भी क्वेश्चन वो मिले हैं। तो उन बच्चों से बात हुई, उन्होंने कहा सर आपके कई क्वेश्चन वहाँ पढ़ाए हुए मिले हैं। तो जो 13 नवंबर को एग्ज़ाम है उनके लिए भी कई सारे प्रश्न करा दिए जाएं और जितने भी पैटर्न कराए जाएंगे वो सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को सीरियसली आप देख लेंगे तो आप ऐसे पैटर्न को एक बार दो बार रिवीजन कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि बाहर चला जाए मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों से तो आप उसी दिन कमेंट कर देना या मुझे कॉल कर देना, तो मैं उसी दिन से यूट्यूब पर आना छोड़ दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ आर्मी में प्रश्न ना मिले तो मैं देखता हूँ प्रश्न ज़्यादा बात न करते हुए। तो पहला प्रश्न आपसे है, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है और इसका आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग देखना और पढ़ो। तो उसने कहा एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले आप देख लो त्रिभुज होता है तो इसके बारे में समझ लो, इससे प्रश्न कितने बनते हैं तो ये देख लो। ठीक, अब जैसे मैंने कहा एक त्रिभुज है तो मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसका जो ये एक कोण जो होता है, ये एक जो कोण होता है वो आपका समकोण कहलाता है और जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो पहला ही प्रश्न बन गया आपका कि कभी कभी पूछ देता है कि समकोण कितने डिग्री का होता है, तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहीं से प्रश्न दूसरा आपसे कहेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो याद रखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। यही आप याद रखोगे कि एक प्रश्न आपसे पूछ देता है कि जो आपका पूरक होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो पूरक जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और यहीं से याद रखोगे जो संपूरक होता है वो कितने डिग्री का होता है, जो संपूरक होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये इतना आप लोग नोट कर सकते हो। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसे याद रखना कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं और जो सीधी भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं और जो बेस होता है उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब यहीं से पाइथागोरस प्रमेय निकलती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, तो इनमें से नवंबर वाले बच्चे याद रखें, इनमें से प्रश्न एक आ सकता है। अब यहीं से एक प्रश्न देखो आया था आपके 16 अक्टूबर में। प्रश्न उसने क्या कहा था कि यदि एक समकोण है, यदि एक समकोण है जिसका कर्ण 5 दिए हो, लंब 4 दिए हो, तो आधार क्या होगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो त्रिभुज के एक टिपलेट चलते हैं, टिपलेट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था 3, 4, 5। मतलब कि 3, 4, 5 क्या होता है इसका मतलब समझ लो। जैसे यहाँ आपको कर्ण 5 दे दिया था, लंब 4 दिया था, आधार आपसे पूछा था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण की जगह हम 5 रख देंगे तो 5 स्क्वायर। आधार हमको नहीं पता है, लंब हमको 4 दिए था तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 25, 4 चौको 16, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा
और यहाँ से हम अगर देखेंगे 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब आंसर हमारा 3 हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत बाखूबी से, मुझे ध्यान है, आपको मैंने पढ़ाया था कि आप हमेशा का जो आपका समकोण अगर आ जाए तो इसमें टिपलेट याद रखना 3 4 5, ठीक। और यहीं से इस बार जो नवंबर में प्रश्न आएगा उनके लिए है कि नवंबर में जो प्रश्न आएगा वो लोग याद रखना कि उनके लिए प्रश्न पूछ सकता है कि समकोण त्रिभुज पर आधारित क्षेत्रफल पर। क्या पूछ देगा? क्षेत्रफल पर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो याद रखना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। इस पर प्रश्न आएगा आएगा आएगा, नोट कर लेना। ये आपका नवंबर में प्रश्न इस पर बनेगा 13 नवंबर को, नोट कर लो। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से आपका एक प्रश्न जरूर मिलेगा। अब देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा था, तो आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ना है आपको कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का योग का अनुपात जो दिए 1 2 3 है। अब देखो त्रिभुज है तो त्रिभुज का अनुपात जो दिए है तीनों कोणों का 1:2:3, ठीक। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। अब हमने कहा 1 2 3 अनुपात क्या रियल मान होता है? नहीं होता है। तो हमने कहा मान लिया पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, 3 डिग्री कोण। अब हमने कहा अच्छा अनुपात का अगर हम इनका योग करें तो कितना आएगा? तो कहोगे 3 2 5 और 1 6, मतलब कि 6 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो 1 डिग्री कितना निकलेगा? तो यहाँ पर 6 से काटोगे तो 6 18, मतलब 1:30 डिग्री के बराबर आया कि नहीं आया? बोलो। अगर 1:30 डिग्री बराबर आया तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 3 त्रिक का 9, 90 डिग्री, और 3 दूना 6, 60 डिग्री, और 30 एक कम 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसने पूछा है कि सबसे बड़ा कोण हमको बताना है, तो इसका बड़ा जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो हमने कहा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। नोट कर लो इसे, आएगा प्रश्न, जरूर याद रखना। 2 नंबर प्रश्न देखो क्या करा कि दो संख्याओं का HCF मतलब कि मासा 19 है तथा उसका एलसीएम मतलब लासा 665 है। यदि एक संख्या 95 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको वही प्रश्न बताऊंगा जो डायरेक्ट आपको प्रश्न मिलेंगे या डिजिट बदलेगी और आपका पैटर्न वही आएगा। जरूर इसे पूरा वीडियो जरूर देखना, नोट्स भी बनाते चलना। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा एलसीएम मतलब जो लासा एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब मासा का गुणनफल जो होता है वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। कहने मतलब कि लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। नोट कर लोगे। अब यहां पर देखो पहली संख्या, अब हमको HCF जो दिए है वो कितना दिए? 19 दिए, बस नकल टिक कर लेना है। जो एलसीएम दिए है वो 665 दिए, और पहली संख्या जो दिए है वो 95 दिए है, और दूसरी संख्या हमको निकालना है। आएगा प्रश्न जरूर, जो मैं करा रहा हूं उसमें आपका पैटर्न मिल जाएगा, भरोसा बस रखिए। हमने कहा 19 से कम 19, 19 पंचे 95 हो जाएगा। हमने कहा 5 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? तो आप कहोगे 5 एक कम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो हमारा जो उत्तर होगा वो दूसरी संख्या क्या आएगी? 133। कितना आएगा? 133 दूसरी संख्या। नोट कर लो इसे। 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक। तो
कह रहा है कि दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका है, करना है। अब एक चीज याद रखना है, MDH/W, इसके बारे में समझ लो। M का मतलब क्या होता है, M कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब आदमी, व्यक्ति, औरत, बच्चे, कुछ भी आ जाए तो M होगा। D का मतलब होता है डे मतलब दिन, H का मतलब होता है आवर मतलब घंटे, W का मतलब होता है कार्य। अब ये कार्य में याद रखना क्या क्या आ सकता है, आप वाले में रुपया आ जाए तो भी नीचे ले जाना, अगर टोकरी बनाना आ जाए, टोकरी बनाना आ जाए तो भी नीचे जाएगा, खाना खाना आ जाए तो भी नीचे जाएगा, और हेक्टेयर आ जाए तो भी ये वर्क में ही जाएगा। प्रश्न वही मैं बताऊंगा जो आप में डायरेक्ट मिलेंगे, जरूर याद रखना। तो उसने कहा है कि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में करते हैं, मतलब 15 व्यक्ति जो हैं वो अगर इस काम को करते हैं तो पहले 15 आदमी थे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता था, तो यहाँ पर 30 दिन में। ठीक, साथ साथ में अगर मैं बोलूं आ गया तो जरूर बोलिए हाँ आ गया, नहीं आया तो कमेंट में करना, नेक्स्ट डे जरूर बताऊंगा। फिर उसने कहा तो दोगुनी क्षमता वाले, तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति, मतलब कि जो दूसरे व्यक्ति थे वो 30 व्यक्ति थे, दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति। अब दोगुनी क्षमता वाले मतलब वो कार्य कर रहे थे तो W कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पहले जो क्षमता उनकी थी मान लो 1 ही थी। ठीक, तो उसने कहा कितने दिन में पूरा कर देंगे, मतलब D2 तुमको निकालना है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, M1 D1 अपान W1, फिर यहाँ कह सकते हो M2 D2 अपान W2 कह सकते हो, बस नकल ठीक कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 30/1, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू हमको दिन निकालना है बटा 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ये 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर अगर हम देखें x का मान, तो जैसे बराबर लगा है तो कैंची गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो एक x का गुणा करोगे तो x कम x, तो 15 दूना 30, तो इसका मतलब कि दोगुना वाले अगर कार्य क्षमता वाले व्यक्ति कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 30 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसा प्रश्न कैसे करोगे, जब विजय जो है जब पेन बेचता है कितने 12, तो उसको लाभ कितना हो जाता है, 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। पी का मतलब प्रॉफिट, मतलब लाभ हो जाएगा। अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत हमेशा याद रखना लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप 12 रुपए के पेन जब विजय 12 पेन बेचता है तो कह रहा है कि उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है, मतलब जब 12 बेचता है तो 2 पेन के बराबर लाभ हो जाता है, तो इसका मतलब वो खरीदा कितने के होगा। मान लो ऐसे मान लो तुमने 12 ये मार्कर जो है, मान लो तुमने 12 रुपए का मुझे दे दिया और आपने दूसरे से कहा कि मैंने ये पेन सर को दे दिया और मुझे 2 रुपए का लाभ हो गया, तो इसका मतलब वो बंदा जान जाएगा कि जो तुमने पेन खरीदा था वो 2 रुपए कम में खरीदा था, तभी तो मुझे दिया और तुमको लाभ हुआ, तो इसका मतलब तुमने खरीदा कितने का था, तो आप कहोगे 10 रुपए का, तो इसका मतलब कि यहाँ पर उसने खरीदा कितने का था, तो आप कहोगे 10 रुपया, 2 रुपए कम में खरीदा होगा। तो यहाँ लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, तो लाभ कितने का हुआ, 2 पेन के बराबर, और लाभ और हानि होता किस पर है, क्रय मूल्य पर, इंटू 100 कर देंगे, 10 दहम 100, तो 10 गुना कितना होता है 20%। नोट कर लो इसे, प्रश्न जो मैं करा रहा हूं आप नोट करिए, वही प्रश्न पूछा जाएगा जरूर, नोट कर लो इसे। प्रश्न है
एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति कितनी है किलोमीटर पर आवर में, इसकी चाल तुमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता क्या है, ये आपका 5वां प्रश्न है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब कि हमसे सवाल में जो इस समय चाल दूरी या आपका ट्रेन आ जाए तो इनमें प्रश्न 3 ही पूछ सकता है, या तो चाल पूछेगा, या तो दूरी पूछेगा, या तो समय पूछेगा। हमसे चाल पूछा है तो आप बताओ कि कभी भी अगर 125 मीटर लंबी ट्रेन है और 75 मीटर लंबे स्टेशन को पार कर रही है, तो एक चीज याद रखना कि कभी भी कोई ट्रेन, कभी भी कोई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कोई भी हो, अगर पुल को पार करे, अगर सुरंग को पार करे, अगर प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक, और अगर कोई अन्य रेलगाड़ी पार करे, अन्य रेलगाड़ी पार करे, तो हमेशा याद रखना इनकी जो जो चालें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इनकी जो दूरी मतलब कि लंबाई, इनकी लंबाई, ठीक, पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, अन्य रेलगाड़ी, अगर कोई ट्रेन पार कर रही है तो इनकी जो लंबाई है वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, और वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेंगी। तो इसका मतलब इनकी लंबाई जो होगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब उसने क्या कहा है कि जो जो एक ट्रेन है वो 125 मीटर लंबी है, और जो जो दूसरा क्या पार कर रहा है, जो 75 मीटर के लंबे स्टेशन को पार कर रहा है, मतलब स्टेशन को पार कर रहा है मतलब कि प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ पर 75 मीटर तो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, बटे समय, कितना समय लग रहा है 10 सेकेंड। लेकिन हमसे जो स्पीड पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए कितने से गुणा कर दोगे, 18/5 से, कितने से गुणा करोगे, 18/5 से। तो यहाँ 125 और 75 टोटल अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 200, 200/10 इंटू 18/5। तो यहाँ पर देखा हमने, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 5 चौको 20, तो यहाँ स्पीड जो आएगी 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो इसे भी। ठीक, अगला देखो छठा प्रश्न। अगर छठा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे, देखो अगला प्रश्न जो है वो 28 मार्च वाले में पूछा गया था, और इससे आपके कितने प्रश्न बन सकते हैं वो आज ही देख लीजिए। उसने कहा है कि 15 संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक संख्या में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ओरल करोगे ये प्रश्न। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि मान लो 5 संख्याएं लगातार लिख लो, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब हमने कहा 1 से 5 तक लिखा, तो हमने कहा इसका औसत क्या होगा, तो औसत का मतलब आप जानते हो बीच वाली संख्या, मध्य वाली संख्या। ठीक, हमने कहा मध्य वाली संख्या अगर लगातार पद सेम है तो इसका मतलब इसके बीच में कौन है, 3, इसका मतलब औसत क्या आएगा, इसका 3 आएगा। चाहे देख लो, हमने कहा सॉरी, हमने कहा औसत का मतलब क्या होता है, हमने कहा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हमने कहा संख्याओं का योग करोगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 बटे कुल संख्या कितनी है 5, तो 5 3 15, औसत कितना आया 3, आया कि नहीं आया। अगर मैं कहूँ इसी में अगर मैं 1 जोड़ दूं, प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दूं तो नया औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं कि अंतर फिर भी 2 3 का 1 है, 4 5 का 1 है, अंतर सेम है, तो इसका मतलब इसका औसत क्या हो जाएगा, अब जो 3 था वो क्या हो गया 4 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि औसत जो पहले था उसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो औसत कितना हो गया 4 हो गया। तो इसमें आपसे कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो या तो आपसे जोड़ कहेगा,
या तो आपसे कहेगा घटा दिया जाए, ठीक, घटाना कहेगा, या तो आपसे कहा दिया जाएगा गुणा कहेगा, या तो आपसे कहेगा भाग कहेगा। चार प्रश्न बन सकते हैं, वो चारों देख लो। अगर चार प्रश्न बन सकते हैं तो इसका मतलब कि अगर जोड़ कहे, घटाना कहे, गुणा कहे, भाग कहे, तो हमेशा याद रखना कि अगर पुराना औसत देकर नया औसत पूछ दे, पुराना औसत देकर नया औसत पूछ दे, तो जो पुराना औसत है उसी में जो कहे वो कर देना, जो पुराना औसत है उसी में जो कहे वही कर देना। जैसे हमसे कहा है कि 15 संख्याओं का औसत, इसको रिमूव करते हैं, 15 संख्याओं का जो औसत दिए है वो कितना दिए है, 15 दिए, और कह रहा प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो इसका मतलब पुराना औसत 15 था, 3 जोड़ दिया जाए तो हमने कहा 15 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 18, इसका मतलब नया औसत क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हो गया उत्तर आपका। अगर कह देता कि 15 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 20 2 22। अगर कह देता कि 15 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत, इसका मतलब 2 से गुणा कर दो तो 30 दूना 60 हो जाएगा। अगर कहते हैं 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत, तो 15 में 2 घटा दोगे 13 आ जाएगा, आ जाएगा। तो एक प्रश्न आप लोग कमेंट में देना कि अगर मैं कह दूं कि 15 संख्याओं का औसत 35 है, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, प्रत्येक संख्या में क्या कह दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना, नोट कर दो इसे भी। अगला प्रश्न देखो क्या करा है कि विकास 2 रुपए के 3 केले खरीदता है और 3 रुपए में 4 केले की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमेशा याद रखना, बस ऐसे कर देना, अनुपात समानुपात, यह आपका 7वां प्रश्न है। हमने कहा 2 रुपए की चीज 3 केले खरीदता है, फिर समानुपात लगा देना, फिर उसने कहा 3 रुपए की दर से 4 केले की दर से बेच देता है, तो लाभ ज्ञात करना है। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे। हमने कहा 2 रुपए की 3 के दर से खरीदता है और 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, तो इसका मतलब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप याद रखोगे कि कोई चीज अगर तुमको बेचनी है तो लाभ के लिए ही बेचोगे, तभी वो बिजनेस स्टार्ट करोगे या कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा ये मार्कर जो है, अगर मुझे मार्कर बेचने का धंधा खोलना है तो सबसे पहले मैं मार्कर खरीदूंगा, खरीद कर लाऊंगा, फिर इसको रखूंगा, तब मैं मार्केट में बेचूंगा। बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा। मैंने कहा ये मार्कर जो है मैं स्वयं पहले खरीदूंगा, बाद में आपको दूंगा, तो मुझे लाभ होगा, होगा कि नहीं होगा। ज्यादा की अगर मैं बेच दूंगा तभी लाभ होगा। तो मैंने कहा कि ये मार्कर जो है मैं पहले खरीद कर लाऊंगा, तो पहले तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मतलब मुझे अपने घर से दूर जाना पड़ेगा और इसको खरीद कर लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दूर जाना पड़ेगा, मतलब दूर से खरीद कर लाना पड़ेगा। अब जब दूर जाओगे तो खरीद कर लाओगे और बाद में यही मार्कर जब मैं लाऊंगा तो उसको मैं अपनी दुकान में रखूंगा, मैं दुकान में अंदर रखूंगा, तो फिर जब रखूंगा तब उसको मैं बेचूंगा। तो ये समझाने का तरीका क्या था मेरा। तो मैंने कहा जब मैं दूर जाऊंगा तो खरीद कर लाऊंगा, खरीद कर लाऊंगा मतलब क्या होगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदना। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब अंदर रखकर मैं बेचूंगा मतलब बेचना, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि दूर दूर का गुणा जो होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है, पास पास अंतः पदों का गुणनफल या पास पास का जो गुणनफल होता है वो एसपी, विक्रय मूल्य कहलाता है। इसका मतलब 4 दूनी 8, मैंने वो वस्तु जो थी 8 रुपए खरीदी थी और मैंने उसे 3 तक का 9 रुपए में मैंने बेच दिया,
तो 8 की चीज खरीदा 9 की बेचा, तो इसका मतलब हमें लाभ कितने का हुआ, तो आप कहोगे 1। अब उसने कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, जो पहले आप पढ़ चुके हो। प्रश्न आएगा जरूर याद रखना। तो कितने पर हुआ, 8 पर हुआ, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इसका मतलब 1/8, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25/2। और 25/2 को क्या लिख सकते हो, 25/2 को 12.5% लिख सकते हो। तो कितने का लाभ होगा, 12.5% का लाभ होगा। नोट कर लो इसे भी। अगला प्रश्न आपको 8वां प्रश्न है, आपसे पूछ देगा कि जीरो कैसी संख्या है, जीरो एक कैसी संख्या है। तो इसे याद रखना कि जीरो एक जो है ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। जीरो कैसी संख्या है, एक पूर्ण है। जीरो ना तो बड़ी होती है ना ही सबसे छोटी होती है। जीरो कैसी संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसे भी याद रखना, आया था प्रश्न। फिर 9वां नंबर प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, कह देगा कि 64 की पावर यहाँ पर आपको दे देगा 4/3, होल की पावर यहाँ आपको दे देगा 5/4, कहेगा इसको हल करो। तो ऐसे प्रश्न आप हमेशा, इस बार भी आया था, तो आपको 16 अक्टूबर में प्रश्न क्या पूछा था, मैंने आपको 5 की सीरीज में भी दिया था और वही प्रश्न आप में आया भी है। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर 64, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हर में क्या होता है। ठीक, मैंने कहा हर में कितना है, 3 है। तो इसका मतलब 3, तो हमेशा याद रखना 3 का मतलब होता है घनमूल। अगर 1/3 है उसका मतलब घनमूल, 1/2 है उसका मतलब वर्गमूल, 1/4 है मतलब चंद्रमूल, 1/5 है मतलब पंचमूल। इसका मतलब 3 दिखा तो इसका मतलब 64 किसी ना किसी का घन जरूर बनता होगा। तो 64 किसका घन बनता है, तो 4 चौक 16 चौको 64, इसका मतलब 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, मतलब 4/3, फिर ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 5/4। यहाँ पर देखा कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो 4 की पावर 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप वाले में प्रश्न देखो 16 अक्टूबर में क्या प्रश्न आया था, 21 की पावर 3 होल की पावर 1/3, यही आया था। इसका मतलब क्या हुआ, 21 की पावर 3 ब्रैकेट हटाओगे गुणा लगाओगे 1/3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, उत्तर हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नोट कर लो इसे। 10 नंबर प्रश्न आपका लास्ट है। तो हमने कहा x² प्लस यहाँ 6x प्लस 8 है, तो गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो कभी भी अगर गुणनखंड वाला प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे, तो हमने कहा कि यहाँ पर बस x² को देख लो। तो x² का मतलब क्या होता है, x और x 2 होगा, मतलब x इंटू एक्स करोगे तो x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, जो आपका ये जो लास्ट में दिया होता है बस उसको आपको ध्यान देना है, क्या कि 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर कितना आए, 6 आए। तो हम कहते हैं 4 दूना 8 होता है कि नहीं होता है, बोलो। अगर मैं प्लस के 4 में प्लस का 2 जोड़ दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। तो इसका मतलब 4 दूनी 8 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया, एक बार x में 2 चिपका दो और एक बार x में 4 चिपका दो, आपका उत्तर हो गया, ये आपका हो गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका भी बता देना, x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो आपके 10 प्रश्न थे, तो आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे और जो पैटर्न आएगा उसको भी हम कराते चलेंगे। तो आप लोगों को ध्यान देना है और इसे इन क्वेश्चनों को जरूर से नोट करना है।
आपके 16 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें भी प्रश्न पूछे गए थे, नवंबर में भी आएगा उसमें भी प्रश्न इन्हीं में से बनेंगे, और जो 28 मार्च को भी हुआ था पिछला पेपर उसमें भी मेरे पढ़ाए हुए पैटर्न आए थे। तो आप लोग विश्वास करें और आप लोग इससे ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलो जय हिंद।